सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मनोज मिश्रा परिश्रम सीखकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक व्याकरण शिक्षण से संबंधित सभी बातों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम गद्य शिक्षण को लेकर के आए हैं कि गद्य का शिक्षण किया जाता है वो किन किन विधियों से किया जाता है, कौन से स्तर पर कौन सी विधि काम में ली जाती है और उनमें कौन सी विधि का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। विधियों को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं गद्य होता क्या है, गद्य किसे कहा जाता है। देखिए, गद्य शब्द की रचना देखें तो गद्य शब्द गद धातु में यत प्रत्यय, संस्कृत के अनुसार यत प्रत्यय है, हिंदी के अनुसार देखें तो यह प्रत्यय के जुड़ने से बना है। संस्कृत के अनुसार हम देखते हैं गद धातु है, यत प्रत्यय है, हिंदी के अनुसार देखें तो गद धातु यह प्रत्यय से गद्य शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ देखें तो स्पष्ट करना होता है। सामान्यतः हम मानव मन की जो मौलिक अभिव्यक्ति है उसको गद्य के नाम से पुकारते हैं। तो गद्य क्या है, उसकी कौन कौन सी विधियां, अगर हम एक बार सामान्य मुख्य चर्चा करें कि गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं तो प्राथमिक स्तर के लिए उद्बोधन विधि का प्रयोग, अर्थबोध विधि का प्रयोग उचित माना जाता है। यदि माध्यमिक स्तर पर गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं तो वहां प्रश्नोत्तर विधि या व्युत्पत्ति विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उच्च स्तर पर हम गद्य पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां हम व्याख्या विधि, टीका विधि या प्रसंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इन्हीं विधियों के बारे में, गद्य की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं गद्य शब्द बना कैसे है और उसका अर्थ क्या होता है। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो अभी बताया, गद्य शब्द गद धातु में य या यत प्रत्यय जुड़ने से बना है। हिंदी में आए तो यह प्रत्यय, संस्कृत में आए तो यत प्रत्यय है, उसके जुड़ने से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट कहना। कोई भी स्पष्ट कहा जाता है वही गद्य है। या दूसरे शब्दों में देखें, जैसे हम कहें कि यदि हम कोई पद्य या कविता लेते हैं तो उसमें भाव को स्पष्ट नहीं कहा जाता, स्पष्ट कहने की अपेक्षा लक्षणा या व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा भावों को प्रकट किया जाता है। जबकि गद्य यदि हम लिखते हैं तो उसमें व्यंजना लक्षणा का प्रभाव नहीं होता, वहाँ जो भी भाव है उसको स्पष्ट रूप में, सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब दूसरा देखें तो गद्य का एक अर्थ तो हो गया स्पष्ट कहना, और दूसरा अर्थ इसका और क्या हो सकता है, वो है मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। कि कोई भी मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, वो जिस तरीके से मूल रूप में अपनी भाषा में अभिव्यक्त करेगा, तो मानव अभिव्यक्ति की जो मौलिक प्रक्रिया है वही गद्य कहलाती है। ये तो इसकी शब्द की रचना और रचना के अनुसार अर्थ हुआ। अब विद्वानों ने गद्य शब्द को कैसे परिभाषित किया है, गद्य की परिभाषा विद्वानों के द्वारा क्या दी गई है, तो इसमें दंडी का नाम सबसे ऊपर आता है। आचार्य दंडी हुए हैं जिन्होंने 10 कुमार चरितम के नाम से एक रचना लिखी थी। उन्होंने गद्य की परिभाषा कैसे दी है, हालांकि उनकी लक्षण ग्रंथ रचना है काव्यादर्श। काव्यादर्श में उन्होंने गद्य की परिभाषा दी है। वो क्या है, 2 परिभाषाएं हैं, जिनमें पहली आती है अपादः पद संतानो गद्यम। अपादः पद संतानो गद्यम का अर्थ क्या है कि चरणों से रहित पदबंध रचना गद्य कहलाती है। चरणों से रहित यानी जिसमें छंद आदि के नियम लागू नहीं रहते, तो पदबंध रहित कोई वाक्य विन्यास है, वाक्य रचना है, उसी को दंडी ने गद्य कहा है। दूसरा एक और लक्षण, एक और परिभाषा गद्य की दंडी ने दी है, और वो परिभाषा क्या है, उन्होंने लिखा है ओजः समास भूयस्त्वम एतद गद्यस्य लक्षण जीवितम। ओजः समास भूयस्त्वम एतद गद्यस्य जीवितम, यानी जिसमें ओज गुण की प्रधानता होती है और समास, सामासिक पदों का भूय है अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ओज गुण भी हो, सामासिक पद भी ज्यादा हो, उसे हम
गद्य कह देते हैं। तो समास की अधिकता से ओजपूर्ण शैली में रचित कोई भी रचना है वो रचना गद्य कहलाती है। तो ये दो परिभाषाएं दंडी ने दी है, एक तो पदबंध रहित वाक्य रचना गद्य कहलाती है और एक ओज गुण सामासिक पदों की प्रधानता से युक्त रचना गद्य कहलाती है। गद्य के बारे में एक उक्ति प्रचलित है, कथन प्रचलित है कि गद्यम कवीनाम निक्सम वदंती, गद्यम कवीनाम निक्सम वदंती, कि गद्य कवियों की कसौटी माना जाता है। अब गद्य को कवियों की कसौटी क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, प्रत्येक भाषा का साहित्य पहले पद्यात्मक रूप में लिखा प्राप्त होता है। कोई भी भाषा हम देखें उसमें जो साहित्य लिखा गया वो सबसे पहले पद्य रूप में, श्लोक रूप में, कविता रूप में लिखा गया है। जैसे अपन संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य की शुरुआत अपन लौकिक में ही देखें तो रामायण महाकाव्य से होती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा जो पद्य रूप में, श्लोकों के रूप में लिखा गया है। गद्य उसके कई वर्षों बाद में बहुत आगे चलकर शुरू हुआ है। हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी में भी जो शुरुआत हुई है वो पद्य कविता से ही होती है। सरहप्पा जैसे कवि हुए, उन्होंने कविता के साथ हिंदी साहित्य की शुरुआत की और गद्य है वो बहुत आगे चल करके 19वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर के विकसित हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी भाषा है उसका साहित्य हम देखें तो वो पहले पद्यात्मक रूप में ही लिखा हुआ प्राप्त होता है और उसके बाद ही गद्य काव्य का विकास हुआ है। गद्य लेखन क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि गद्य लेखन अत्यधिक कठिन एवं विरल काव्य माना जाता है। बहुत ही कठिन भाव है गद्य लिखना। इसीलिए 8वीं शताब्दी में एक महान संस्कृतज्ञ विद्वान हुए थे आचार्य वामन। आचार्य वामन ने गद्य की इस विशेषता को देख करके ही लिखा कि गद्यम कवीनाम निक्सम वदंती, कि गद्य काव्य लिखना कवियों की कसौटी यानी कड़ी परीक्षा माना जाता है। वो इसमें सफलता, बहुत ही कम लोगों को सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए ये कथन कहा गया है गद्यम कवीनाम निक्सम वदंती, कि गद्य काव्य कवियों की कसौटी माना जाता है। यह कथन लिखने वाले विद्वान कौन हुए हैं? आचार्य वामन। अब चलते हैं कि गद्य काव्य के भेद कितने होते हैं, गद्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम संस्कृत गद्य साहित्य के आधार पर पढ़ते हैं, फिर हिंदी गद्य साहित्य के आधार पर भी पढ़ेंगे। संस्कृत गद्य साहित्य के आधार पर देखें तो संस्कृत में जो भी गद्य काव्य लिखा गया है उसको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है वैदिक गद्य साहित्य, एक कहलाता है लौकिक गद्य साहित्य। वैदिक गद्य और लौकिक गद्य दो भाग हैं। वैदिक गद्य साहित्य में क्या जाता है कि चारों तो संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों तो संहिताएं हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और षड वेदांग हैं। वेद के 6 अंग हैं, जैसे व्याकरण है, छंद है, शिक्षा है, व्याकरण, छंद, निरुक्त आदि जो हैं वो षड वेदांग हैं। तो इनमें चारों वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में और वेदांगों में लिखा गया जो गद्य है वो तो वैदिक गद्य साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो फिर लौकिक गद्य साहित्य क्या है, लौकिक गद्य किसे कहा जाता है? तो इसकी शुरुआत हम वेदव्यास जी की रचना है महाभारत, उसके अलावा वेदव्यास जी ने 18 पुराण भी लिखे थे। तो 18 पुराणों से शुरुआत होती है, वहां से लेकर के अब तक जितने भी काव्य रचे गए हैं उन सभी काव्यों में जो गद्य साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है उसी को लौकिक गद्य साहित्य कहा जाता है। महाभारत या फिर 18 पुराणों से शुरुआत हुई है, वहां से लेकर अब तक जो भी गद्य प्राप्त हो रहा है वह लौकिक गद्य साहित्य है। तो वेदों का गद्य वैदिक गद्य और वर्तमान का संस्कृत का जो गद्य है वो लौकिक गद्य हो गया। फिर लौकिक गद्य जो आता है उसको भी पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है। लौकिक गद्य के भी 3 भेद किए गए हैं। वो 3 भेद कौन कौन से आते हैं? एक पौराणिक गद्य साहित्य, एक शास्त्रीय गद्य साहित्य, एक
साहित्यिक गद्य साहित्य, पौराणिक गद्य, शास्त्रीय गद्य और साहित्यिक गद्य, तीन भेद हो जाते हैं लौकिक गद्य के। पौराणिक क्या है? तो वेदव्यासी के द्वारा जो 18 पुराण लिखे गए हैं, उन पुराणों में अगर कोई गद्य प्राप्त होता है तो वह तो पौराणिक गद्य कहलाता है। इसके अलावा दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए हैं, व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए हैं, व्याकरण ग्रंथों में सूत्र आदि के नीचे व्युत्पत्ति गद्य रूप में ही लिखी हुई प्राप्त होती है, तो दार्शनिक ग्रंथों और व्याकरण ग्रंथों में जो गद्य लिखा गया है उसको शास्त्रीय गद्य कहा जाता है। और वर्तमान लौकिक संस्कृत भाषा में हम जो गद्य पढ़ते हैं वह साहित्यिक गद्य कहलाता है, जो सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी, अंबिका दत्त व्यास और अन्य जितने भी आधुनिक लेखक हम ले सकते हैं उनके द्वारा लिखा गया गद्य साहित्यिक गद्य कहलाएगा। तो पुराणों का गद्य पौराणिक गद्य, दार्शनिक और व्याकरण ग्रंथों का गद्य शास्त्रीय गद्य और वर्तमान लौकिक संस्कृत भाषा का गद्य साहित्यिक गद्य कहलाता है। फिर चलते हैं, साहित्यिक गद्य के भी पुनः दो उपभेद और कर दिए जाते हैं। साहित्यिक गद्य भी दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है आख्यायिका, एक कहलाता है कथा। आख्यायिका क्या है, कथा क्या है? कि कोई भी गद्य कवि है या गद्य काव्य का लिखने वाला गद्यकार है, वो यदि किसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर कोई अपना गद्य काव्य लिखता है तो वह आख्यायिका के नाम से जाना जाएगा। और ऐतिहासिकता से कोई लेना देना नहीं है, कवि अपनी कल्पना के आधार पर ही गद्य काव्य लिखता है तो उसे कथा कहा जाता है। तो साहित्यिक गद्य के दो भेद माने गए हैं, एक आख्यायिका, एक कथा। आख्यायिका क्या है? मौलिक, वास्तविक या ऐतिहासिक कथानक पर आधारित गद्य काव्य तो आख्यायिका कहलाता है, और कवि की कल्पना पर आधारित गद्य काव्य है वो कथा के नाम से जाना जाता है। किसी संस्कृत विद्वान ने लिखा है, आख्यायिका आख्यायिकोपलब्धार्या प्रबंध कल्पना कथा, यानी ऐतिहासिक विषय पर तो आख्यायिका होती है और काल्पनिक विषय पर है वो कथा के नाम से गद्य काव्य जाना जाता है। तो ये चीजें आ जाती हैं। पहले वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दो भेद हैं, लौकिक के फिर तीन भेद हो जाते हैं, पौराणिक, शास्त्रीय और साहित्यिक, और साहित्यिक के फिर दो भेद हो जाते हैं, कथा और आख्यायिका। ऐतिहासिकता के आधार पर आख्यायिका है, कल्पना के आधार पर कथा है। अब इस आख्यायिका और कथा जो आधुनिक साहित्य गद्य के भेद हैं, इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? आख्यायिका क्या है, कथा क्या है? एक अंतर तो हमने ऊपर पढ़ा कि ऐतिहासिक घटना पर आधारित है वो तो आख्यायिका है, और कवि की कल्पना पर आधारित रचना है वो कथा है। हालांकि कथा में भी कुछ कुछ सत्य अंश हो सकता है, लेकिन ज्यादा कल्पना का प्रयोग होता है। फिर आख्यायिका में वक्ता कौन होगा? आख्यायिका में वक्ता स्वयं नायक होता है, जो खुद नायक है वो ही वक्ता होता है, लेकिन कथा में नायक भी वक्ता हो सकता है और कोई अन्य व्यक्ति भी वक्ता के रूप में लिया जा सकता है। ये दोनों में अंतर है। फिर आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वास के नाम से या निश्वास के नाम से किया जाता है। आख्यायिका काव्य होगा उसका विभाजन कवि करते हैं, वो उच्छ्वास निश्वास के नाम से करते हैं, जबकि कथा में कोई उच्छ्वास निश्वास आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर है कि जो आख्यायिका है उसमें गद्य भी लिखा जाता है, गद्य के बीच बीच में कुछ पद्य भी, श्लोक भी लिख दिए जाते हैं, लेकिन कथा केवल गद्यात्मक रूप में ही लिखी जाती है। ये कुछ अंतर है जो आख्यायिका और कथा को अलग अलग कर देते हैं। ये तो गद्य काव्य के, संस्कृत गद्य साहित्य के कुछ भेद हमने पढ़े। अब गद्य में अभी जैसे शुरू में परिभाषा पढ़ी थी, ओजः समास भूयस्त्वम एतद गद्यस्य जीवितम, कि गद्य में समासों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो समास के प्रयोग के आधार पर भी गद्य के चार भेद और कर दिए जाते हैं। समास किस मात्रा में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इस आधार पर भी गद्य काव्य के चार भेद किए जाते हैं। वो चार भेद कौन कौन से हैं? एक मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। चार भेद समास के आधार पर होते हैं। चार भेद कौन कौन से हैं? मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। चारों में अंतर क्या है? यदि सामासिक पद हैं वो उनका
एक तरह से बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया गया है। तो सामासिक पदों से रहित कोई गद्य काव्य है वो तो मुक्तक कहलाता है। हम गद्य लिख रहे हैं लेकिन गद्य में भी छंद की तरह लयबद्धता लाना चाहते हैं, छंद के अंशों का समावेश कर देना चाहते हैं, जैसे कठोपनिषद जैसे ग्रंथों में करने का प्रयास किया गया है, तो वो वृत्तगंधी कहलाता है। यदि किसी गद्य में लंबे लंबे समास लिखे गए हैं तो लंबे लंबे समासों से युक्त गद्य काव्य उत्कलिका प्राय कहलाता है। और यदि समास अल्प मात्रा में है, छोटे छोटे समासों का प्रयोग हुआ है, तो उस गद्य को चूर्णक कहा जाता है। इसी को हम यूं भी समझ सकते हैं, देखिए इसके लिए एक श्लोक है याद करने के लिए। आद्यम समास रहितम वृत्त भाग युतम परम अन्यद दीर्घ समासाड्यम तुर्यम चाल्प समासकम। आद्यम मतलब पहला, मुक्तक, मुक्तक है समास रहितम, कि मुक्तक तो समास से रहित होता है। फिर परम दूसरा, दूसरा वृत्त भागयुतम यानी छंद से युक्त हो जाता है। अन्यत यानी तीसरा दीर्घ समासाड्यम, तीसरा है उत्कलिका प्राय, उसमें दीर्घ लंबे लंबे समास होते हैं। और तुर्यम यानी चौथा जो चूर्णक है उसमें अल्प समासों का प्रयोग किया जाता है। ये समास के आधार पर चार भेद कर दिए जाते हैं। संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य लेखन में शुरू के 3 विद्वान प्रसिद्ध हुए हैं। शुरुआती 3 प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनको गद्य त्रयी कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी में किनको शामिल किया गया है, तो 3 कवि विद्वान, पहले सुबंधु, एक बाणभट्ट, एक दंडी, इनकी रचनाएं हैं। सुबंधु की वासवदत्ता नामक रचना प्राप्त होती है। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरितम गद्य काव्य लिखे हैं और दंडी ने 10 कुमार चरितम के नाम से अपनी गद्य रचना लिखी है। तो ये 3 विद्वान हैं, सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। इन तीनों को ही गद्य त्रयी कहा जाता है। इनकी देखा देखी 19वीं शताब्दी में आकर एक महान विद्वान भारतेंदु के समय में हुए थे, जिनका नाम है पंडित अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने शिवराज विजयम नामक एक ग्रंथ लिखा था। उस शिवराज विजयम ग्रंथ में बाणभट्ट की जो कादम्बरी रचना है उसकी शैली का अनुकरण किया गया है, जिसके कारण पंडित अंबिका दत्त व्यास को संस्कृत साहित्य का आधुनिक बाणभट्ट या अभिनव बाण के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तो संस्कृत के आधार पर गद्य के भेद उपभेद हुए। अब हम हिंदी साहित्य के आधार पर पढ़ें कि हिंदी साहित्य के आधार पर गद्य के भेद कैसे किए जाते हैं। तो पहली चीज, हिंदी साहित्य में जो गद्य के भेद हैं उनको हम पहले तो विधा के नाम से पुकारते हैं कि गद्य की विधाएं क्या हैं, भेद को विधा कहते हैं। अब जब से इस हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कुल 17 प्रकार की गद्य विधाओं का विकास हो चुका है। वो 17 विधाएं ही 17 भेद गद्य के मान लिए जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, फीचर, साक्षात्कार, अभिनंदन ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ जिनको हम कह सकते हैं। ये 17 प्रकार की विधाएं हैं, वो हिंदी गद्य के भेदों में शामिल की जाती है। जब से प्रेस का आविष्कार हुआ, उस मुद्रा जो प्रेस के आविष्कार को या छापे खाने के आविष्कार के बाद गद्य विधा जो सबसे पहले आई थी वो निबंध है। निबंध का सबसे पहले विकास हुआ था, उसके बाद में अन्य विधाएं हिंदी में प्रचलन में आ गई। ये तो गद्य के भेद उपभेदों की चर्चा हुई। अब हम आते हैं अपने वास्तविक टॉपिक शिक्षण विधियों के ऊपर। हम गद्य पढ़ाते हैं, उस गद्य पढ़ाने को ही गद्य शिक्षण कहा जाता है। गद्य क्यों पढ़ाया जाता है, उसकी विशिष्टता क्या है? पहली चीज, गद्य शिक्षण की विशिष्टता। जैसे पहले हमने व्याकरण शिक्षण को पढ़ा था, उसकी विशिष्टता थी कि बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। वैसे पूछ ले गद्य शिक्षण की विशिष्टता क्या है, तो वो है ज्ञान, शब्दों का ज्ञान करवाना, यानी बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना ही गद्य शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। तो व्याकरण में भाषा के नियमों का ज्ञान करवाया जाता है और गद्य में नए नए शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। अब चलते हैं, गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, गद्य शिक्षण क्यों करवाया जाता है, उसका उद्देश्य प्रयोजन क्या होता है। तो इसको
इसके उद्देश्यों को हम दो श्रेणी में विभाजित करेंगे। पहले सामान्य उद्देश्य के नाम से पढ़ा जाएगा, फिर इसके विशिष्ट उद्देश्यों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं गद्य शिक्षण के। तो पहला तो हम ये ले सकते हैं, बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, गद्य पढ़ाते हैं, बीच बीच में नई सूक्तियां आ जाती हैं, लोकोक्तियां आ जाती हैं, मुहावरे आ जाते हैं। तो बालकों को नवीन सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों का ज्ञान करवाना भी गद्य शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। ये नए नए शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे सीखते हैं तो बालकों के शब्दकोश में अपने आप वृद्धि होती रहती है, इसलिए शब्दकोश में वृद्धि करना भी गद्य का एक उद्देश्य माना जाता है। फिर चलते हैं, जब गद्य पाठ पढ़ेंगे तो बीच बीच में विराम चिन्ह भी आते हैं, तो विराम चिन्हों का ज्ञान करवाना, उनके प्रयोग का ज्ञान करवाना भी गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य है। गद्य शिक्षण से बालकों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि विकसित होती है। तो बालकों की कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित करना भी गद्य शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। फिर छात्रों को हम गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं, चाहे वो संस्कृत गद्य हो, चाहे हिंदी का गद्य हो, तो संस्कृत या हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाएगा। गद्य में कुछ कुछ पाठ पढ़ते हैं, उनमें नैतिक शिक्षा के प्रसंग भी आ जाते हैं। तो उन नैतिक प्रसंगों के आधार पर छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, दया, प्रेम, सहिष्णुता आदि भावनाओं का विकास करना भी गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा बालक हैं, वो छोटे छोटे वाक्य बनाकर अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ऐसी योग्यता भी विकसित करना चाहते हैं। छात्र हैं, वो नई नई साहित्यिक प्रवृत्तियों से परिचित हो सकें कि निबंध क्या है, आलोचना क्या है, उपन्यास, कहानी, ये नई नई प्रवृत्तियां हैं, इन सभी से बालकों को परिचित करवाना भी इसका एक सामान्य उद्देश्य माना जाता है। छात्र अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें तो पढ़े ही पढ़ें, उसके साथ साथ साहित्य की अतिरिक्त पुस्तकें भी पढ़ने लगें, ये भी इसका एक उद्देश्य माना जा सकता है। तो इस तरीके से ये तो इसके सामान्य उद्देश्य माने जाते हैं। अब चलते हैं गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों पर। इसमें से प्रश्न किया जाता रहता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, कौन कौन से हैं और कौन से उद्देश्य में क्या चीज़ आती है। आपने बीएसटीसी, बीएड आदि की हो, उसमें पाठ योजनाएं बनाई होंगी, उन पाठ योजनाओं के आरंभ में भी हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं और उनके आगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा जाता है। सामान्यतः हम ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भी भाषा पढ़ी जाती है, चाहे वो संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, तो उनके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको थोड़ा अलग रूप दिया जाता है। वो रूप कौन कौन से हैं और कौन से उद्देश्य में क्या चीज़ आती है। भाषा शिक्षण में पहला गद्य का जो विशिष्ट उद्देश्य है, पहला उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसको अपन अन्य विषयों में ज्ञान के नाम से पढ़ते हैं, वही है यहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस ज्ञानात्मक उद्देश्य के भी दो भाग कर दिए जाते हैं। पहला ज्ञान है, ज्ञानात्मक है, उसके दो भेद हो जाते हैं। एक तो भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना, एक विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके दो भेदों में पहला है भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना, दूसरा विषय वस्तु का ज्ञान करवाना। फिर भाषा तत्व में क्या चीज आ जाती है, तो भाषा तत्व में आती है इसके अंतर्गत उच्चारण, वर्तनी एवं अर्थ की दृष्टि से प्रकरण में आए हुए कठिन शब्दों को चुनकर उनके अर्थ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का स्पष्टीकरण किया जाता है। कोई भी गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें हम उच्चारण भी करवाते हैं, वर्तनी की शुद्धता का भी ज्ञान करवाते हैं, बच्चों को अर्थ भी बताते हैं। तो अर्थ बताना, संधि या संधि विच्छेद करना, समास या समास विग्रह करना, उपसर्ग बताना, प्रत्यय बताना, जो व्याकरणिक तत्व हैं वे सभी भाषा तत्वों में आ जाते हैं। फिर विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु के अंतर्गत क्या चीज़ दी जाती है, तो विषय वस्तु को यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत प्रकरण
जो है सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, यानी जिस किसी भी पक्ष से संबंधित होता है उसका ज्ञान करवाया जाता है। जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं वो सांस्कृतिक क्षेत्र का है, पौराणिक क्षेत्र का है, व्यावहारिक है, वैज्ञानिक है, कैसा है उसका ज्ञान करवाना भी ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य हुआ ज्ञानात्मक, जिसके दो भेद हो गए, भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। भाषा तत्व में व्याकरणिक तत्व आ जाते हैं और विषय वस्तु में पाठ में क्या मुख्य बिंदु बताया जा रहा है वो चीज आ जाती है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य आता है अवबोध, जिसको हम कहते हैं अवबोधात्मक, या अवबोधात्मक का अर्थ है अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है अवबोध यानी अवबोधात्मक उद्देश्य या अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य। ये उद्देश्य जो अपने कौशल होते हैं चार, उनमें से दो कौशल इसके अंतर्गत आते हैं। दो तरह से हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, एक तो किसी की बातों को सुन करके अर्थ ग्रहण करना और एक पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। जैसे आप शिक्षण विधियों को पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो वो सुन करके हो गया, जिसको अपन संस्कृत में श्रवण कौशल के नाम से पढ़ते हैं। दूसरा, आप पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये पठन कौशल हो जाता है। दोनों ही अवबोधात्मक हैं। अर्थ ग्रहण करना ही अवबोध उद्देश्य होता है, जिसके दो कौशल प्राप्त होते हैं, सुन करके अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल और पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल। इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाती है? तो गद्य शिक्षण के समय अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। पहले अध्यापक जो पाठ पढ़ाता है, पाठ पढ़ाने का तरीका आदर्श वाचन है। उस आदर्श वाचन के करने के बाद अध्यापक छात्रों से अनुकरण वाचन करवाता है या मौन वाचन करवाता है। तो अनुकरण वाचन या मौन वाचन करवा करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, जिसमें वो सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं। बाल शिक्षक के आदर्श वाचन पर तो सुनकर के अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और फिर बच्चे पढ़ते हैं तो वो पढ़कर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य आता है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य। तीसरा है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य में भी दो कौशल आधारित होते हैं। दो कौशल कौन से हैं? एक वाचन कौशल, एक लेखन कौशल। यानी अभिव्यक्त अपन विचारों को प्रकट करते हैं, वो कैसे? या तो बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करना या लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना। दो तरह से हम अपने विचार प्रकट करते हैं, बोल करके और एक लिख करके। जो बोलकर है वो वाचन कौशल या भाषण कौशल माना जाएगा और लिख करके विचार प्रकट कर रहे हैं तो लेखन कौशल कह दिया जाता है। ये अभिव्यक्तात्मक कौशल में आ जाते हैं, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य में शामिल किए जाते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो गद्य शिक्षण के समय अध्यापक के द्वारा प्रश्नोत्तर के माध्यम से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक कक्षा में पाठ पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ाते समय अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। कभी बोध प्रश्न करता है, कभी विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करता है, कभी कविता आदि में सौंदर्यानुभूति प्रश्न किए जाते हैं, उनको अभ्यास कार्य करवाया जाता है, गृह कार्य भी दिया जाता है। तो इनमें बच्चा उत्तर देता है। यदि वो मुख से बोल करके मौखिक उत्तर दे रहा है तो बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करना हो गया। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके उत्तर दे रहा है तो वो लिख करके विचारों की अभिव्यक्ति हो गई। यह है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य। चौथा विशिष्ट उद्देश्य आता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है, अथवा वह अपने पाठ में विविध प्रकार की विधियों का प्रविधियों का प्रयोग करता है, जिससे पाठ रुचिकर बन सके और रुचिकर होने के कारण बच्चे उसमें आनंद ले सकें। तो इस तरीके से प्रकरण या पाठ के प्रति बालकों की रुचि उत्पन्न करना अभिरुच्यात्मक उद्देश्य हो जाता है। इससे क्या होगा? बालक गद्य साहित्य में रुचि लेने लगेगा और वो उसके प्रति आकर्षित होगा। यही अभिरुच्यात्मक उद्देश्य होता है। पांचवा विशिष्ट उद्देश्य आ जाता है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्ति जिसको कहते हैं, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है? जो भी गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं
उसमें कोई अच्छा विचार आ जाता है, सद्विचार आ जाता है, उसके प्रति छात्रों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाता है, वो विचार छात्रों में भी विकसित करने की कोशिश की जाती है। और छठा विशिष्ट उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें जो प्रकरण हमने पढ़ाया है, पाठ पढ़ाया है, उसमें बच्चों ने जो विषय वस्तु सीखी है उसका वो अपने जीवन में सकारात्मक उपयोग कर सकें, अपने जीवन में उसको लागू कर सकें, वही कौशलात्मक उद्देश्य हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य 6 हो जाते हैं भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि में 6 विशिष्ट उद्देश्य है। ज्ञान, अवबोध, पहला ज्ञान है, दूसरा अवबोध है, तीसरा जो है वो अभिव्यक्ति है, चौथा अभिरुचि, पांचवा अभिवृत्ति और छठा कौशल। ये 6 प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं। मान लीजिए हम एक प्रश्न कर रहे हैं कि हमने बच्चों से एक शब्द पूछा कि बताओ उत्पल का क्या अर्थ होता है। कक्षा 3 में गद्य पढ़ा रहे हैं, प्रश्न कर लिया कि उत्पल का क्या अर्थ होता है। बच्चे ने बता दिया सही सही उत्तर कि उत्पल यानी पत्थर होता है, उत्पल यानी कमल होता है। उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल। अब बताओ कि यहाँ शिक्षक का कौन सा विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अभिरुचि, चौथा अभिवृत्ति या कौशल। तो सीधा सा उत्तर है अर्थ ग्रहण कर रहा है। अर्थ ग्रहण करेगा तभी उत्पल यानी कमल, उपल यानी पत्थर अर्थ बताएगा। तो ये अर्थ ग्रहण अवबोधात्मक उद्देश्य में आ जाता है, तो अवबोध को हम यहाँ सही उत्तर मान लेंगे। तो यही है उपर्युक्त जो विशिष्ट उद्देश्य हैं 6, इनका लेखन प्रकरण के अनुसार होता है, यानी जो प्रकरण जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार इनको पाठ योजना में लिखा जाता है। पाठ योजना लिखते हैं तो इनके सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को भी लिखा जाता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार ये उद्देश्य जो हम शुरू में निर्धारित करते हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, इनकी जांच करने के लिए अंत में मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो ये 6 विशिष्ट उद्देश्य हैं और मूल्यांकन प्रश्न पाठ योजना में करने का उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की जांच करना माना जाता है। अब चलते हैं गद्य पाठ पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विधियों से गद्य शिक्षण करवाया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग होता है। यदि हम प्राथमिक स्तर पर गद्य पढ़ा रहे हैं तो अलग विधि आएगी, माध्यमिक स्तर पर अलग विधि का प्रयोग होगा, उच्च स्तर पर अलग विधि का प्रयोग होगा। पूछ लिया जाए प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो एक ही विधि का नाम आता है अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि या भाषानुवाद विधि के नाम से इसको पुकारा जाएगा। अर्थबोध विधि कहें या उद्बोधन विधि कहें या भाषानुवाद विधि कहें। देखिए छोटे बच्चों को कोई भी हम गद्य पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें पाठ में कोई कठिन शब्द आ गया, उस कठिन शब्द का अर्थ बच्चों को बता दिया जाता है और पाठ पूरा कर दिया जाता है। तो ऐसी विधि अर्थबोध विधि, उद्बोधन विधि या भाषानुवाद विधि कहलाती है। यदि हम माध्यमिक स्तर पर गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं तो वहां 2 विधियों का प्रयोग हो सकता है, एक प्रश्नोत्तर विधि है, एक व्युत्पत्ति विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न और उत्तर के द्वारा पूरे गद्य पाठ का विकास होता है और व्युत्पत्ति विधि में वो शब्द की रचना का भी साथ में ज्ञान करवाया जाता है। अभी विस्तार से हम इनको पढ़ेंगे। फिर उच्च स्तर पर यदि गद्य पढ़ाना हो तो कौन सी विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए 3 विधियां काम में ली जा सकती हैं, एक व्याख्या विधि, एक टीका विधि और एक प्रसंग विधि। ये उच्च स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए काम में ली जाती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर अर्थबोध विधि, माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर या व्युत्पत्ति विधि और उच्च स्तर पर व्याख्या, टीका या प्रसंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इन सभी विधियों में क्या होता है, तो आइए सबसे पहले लेते हैं अपन प्राथमिक स्तर की विधि है अर्थबोध विधि या उद्बोधन या भाषानुवाद विधि। क्या होता है इस विधि में, देखिए यह प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य है बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना, बालकों को नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना, शब्दकोश बढ़ाना प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक क्या करता है, किसी भी गद्य पाठ को पढ़ाते समय यदि शिक्षक के सामने
पाठ में कोई नया शब्द आ जाता है, कठिन शब्द आ जाता है और शिक्षक उस नए शब्द का अर्थ बता देता है, बच्चों को नए शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देता है कि इस शब्द का यह अर्थ होगा, तो अर्थ बताकर के पाठ को पढ़ाने वाली विधि है अर्थबोध विधि। इसी को उद्बोधन विधि भी कह देते हैं। तो इसी को पद्य में आदि में भाषानुवाद विधि भी कह दिया जाता है। फिर क्या है, नवीन शब्द शिक्षक के सामने आ गया। अब शिक्षक को अर्थ बताना है तो देखिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से बताना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें बच्चों से ही अर्थ निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम हथियार होता है, शिक्षक खुद बताएगा, वो अंतिम हथियार है। बच्चों से यथासंभव अर्थ निकालने का प्रयास किया जाता है। फिर भी न आए तो शिक्षक क्या क्या तरीके काम में ले सकता है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। कभी हम चित्र दिखा करके अर्थ बता सकते हैं। कोई शब्द आ गया तो उसका चित्र बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये चीज ये है, तो चित्र दिखा करके अर्थ बताया जा सकता है। मानचित्र दिखा करके भी अर्थ का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। हम कोई चार्ट या रेखा चित्र दिखा करके भी बच्चों को अर्थ बता सकते हैं। भूगोल से संबंधित शब्द हैं तो ग्लोब दिखा करके अर्थ बताया जा सकता है। कभी कभी प्रतिरूप या मॉडल दिखा करके भी अपन अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा करके अर्थ बताया जा सकता है। कभी कभी पर्यायवाची शब्द बताकर, कहीं विलोम शब्द बतलाकर, कभी संधि विच्छेद करके, कभी समास विग्रह करके, कभी व्याख्या करके, तो कभी हाव भावों के द्वारा या प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा भी अर्थ का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि आप कक्षा 3 में गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ पढ़ाते पढ़ाते एक शब्द आ गया है ऊपल। इस उपल शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रविधि काम में लेंगी। ये जो प्रविधियां हैं, चित्र दिखाकर, मानचित्र दिखाकर, चार्ट या रेखा चित्र दिखाकर, इनमें से कौन सी प्रविधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, सोचिए। देखिए, उपल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर हम कक्ष में आसानी से ला सकते हैं, हर कहीं उपलब्ध हो जाता है। हम बच्चों को वो प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा दें कि मेरे हाथ में ये जो पदार्थ है इसी को उपल कहा जाता है, बच्चे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि उपल क्या होता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है इसको प्रत्यक्ष पदार्थ के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे हमें हवा महल, ताजमहल पढ़ाना है तो उसका प्रतिरूप मॉडल दिखाएंगे तो मॉडल के द्वारा उसको आसानी से समझकर आ सकता है। संस्कृत में हम क्रियाएं पढ़ा रहे हैं कि अहम चलामी, तो दूसरा वह चलता है तो उसके लिए क्रिया करके सह चलती अहम चलामी। इस तरीके से सह धावती अहम धावामी तवम धावसी, ऐसे हाव भाव करके प्रत्यक्ष क्रिया करके भी अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए यही विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी विधि उपयुक्त है? अर्थबोध विधि या फिर उद्बोधन विधि या भाषानुवाद विधि। लेकिन इस विधि में भी एक दोष सामने आता है, और वो दोष क्या है कि जो हम अर्थ बताने के तरीके लेते हैं वो स्थूल पदार्थ यदि सामने आता है जो आंखों से दिखाई दे उसको तो हम इन विधियों से अर्थ बता सकते हैं, लेकिन कोई सूक्ष्म पदार्थ, अमूर्त पदार्थ सामने आ जाए, उसका अर्थ स्पष्ट करना हो तो ये प्रविधियां सामान्यतः काम नहीं करती। तो इसी सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, स्थूल पदार्थों का ही ज्ञान होता है। यही इस विधि का एक मुख्य दोष माना जाता है। ये जो अर्थबोध विधि, उद्बोधन विधि है, इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ें, क्योंकि कठिन शब्द अपने पास में आते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ हम बताते हैं। कठिन शब्दों को अर्थ को स्पष्ट करना पाठ योजना में काठिन्य निवारण के नाम से पढ़ा जाता है। तो एक डॉक्टर संतोष मित्तल विद्वान हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, इस उद्बोधन विधि को एक तरह से काठिन्य निवारण विधि के नाम से पुकार दिया है। ये जो उद्बोधन विधि या गद्य शिक्षण की विधियां हैं, इनको काठिन्य निवारण विधि के नाम से हम पुकार देते हैं। और इसका उपविभाजन कैसे कैसे किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले जो काठिन्य निवारण विधि है
उसके 3 उपभेद किए जाते हैं। काठिन्य निवारण के ही 3 उपभेद हैं। पहला उद्बोधन विधि, उद्बोधन जो हमने पढ़ी वो काठिन्य निवारण का ही एक उपभेद है। इसके अलावा प्रवचन विधि, एक स्पष्टीकरण विधि, ये काठिन्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला जो है उद्बोधन विधि, इसमें अभी जो साधन हमने प्रविधियां बताई, कभी प्रत्यक्ष वस्तु का प्रदर्शन करके, प्रत्यक्ष क्रिया करके, प्रतिकृति, प्रतिरूप या मॉडल दिखा करके, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र दिखा करके, ये सभी उद्बोधन विधि के साधन इन्होंने माने हैं। फिर प्रवचन विधि में क्या है, प्रवचन विधि में अनुवाद कर दिया जाता है, कभी शब्दकोश से पर्यायवाची शब्द बता दिए जाते हैं शब्दकोश विधि से, या उसकी परिभाषा, शब्द की परिभाषा स्पष्ट कर दी जाती है, या थोड़ी व्याख्या कर दें, टीका कर दें, तो वो प्रवचन विधि के उपभेद हो गए। फिर स्पष्टीकरण विधि, स्पष्टीकरण विधि में भी क्या होता है, सबसे पहले व्युत्पत्ति करके हम शब्दों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। व्युत्पत्ति कैसे, कि शब्द में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, वो सुबंत शब्द यानी राम है, रामो, रामा जैसे सुप प्रत्ययों वाला शब्द है, या पढ़ती, पढ़ते, पठंती जैसे धातु रूप वाला तिगंत पद है। कभी संधि विच्छेद करके हम बताते हैं, तो कभी समास विग्रह करके अर्थ बताते हैं। ये सभी व्युत्पत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। तुलना में दूसरा है जो मुख्य रूप से अपन पढ़ रहे हैं, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में पहला भेद हो गया व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति के बाद में दूसरा भेद आता है तुलना। तुलना कैसे, पर्यायवाची शब्दों से तुलना हो सकती है, विलोम शब्दों से तुलना हो सकती है, अनेकार्थी शब्द अपन काम में ले सकते हैं, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो समान ध्वनि वाले भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं वो भी इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण में आ जाते हैं। कभी हम वाक्य शब्द का वाक्य में प्रयोग करके स्पष्टीकरण कर सकते हैं, कभी शब्द से संबंधित कोई कथा सुना देते हैं, या बीच में उसका कोई प्रसंग आ गया है, उस प्रसंग को स्पष्ट कर दिया जाता है। ऐसे कई तरीके इसमें काम में लिए जाते हैं। तो उद्बोधन विधि एक तरह से काठिन्य निवारण विधि का एक उपभेद है। काठिन्य निवारण के पहले 3 उपभेद हैं, उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण। उद्बोधन में अलग चीजें आती हैं, प्रवचन में कौन सी आती है, स्पष्टीकरण में कौन सी आती है, इन चीजों को इसमें हमें तैयार करना है। ये तो प्राथमिक स्तर की विधि हुई, उद्बोधन विधि, अर्थबोध विधि, भाषानुवाद विधि। अब चलते हैं दूसरी विधि और अन्य विधियां जो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं वो क्या है, माध्यमिक स्तर की विधियां कौन सी काम में ली जाती हैं, माध्यमिक स्तर पर अपन कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली चीज आ रही है व्युत्पत्ति विधि और प्रश्नोत्तर, 2 विधियां माध्यमिक स्तर पर आती हैं। इनमें हम व्युत्पत्ति को पहले ले लेते हैं क्योंकि अर्थबोध से ये जुड़ी हुई है। अर्थबोध विधि में तो हम शब्द का अर्थ बता देते हैं कि इसका ये अर्थ होता है, और व्युत्पत्ति उसका थोड़ा सा व्यापक है। अर्थ बताने के साथ साथ शब्द की रचना कैसे हुई, उसमें उपसर्ग प्रत्यय क्या है, ये और बता दिया जाता है, तब वह विधि व्युत्पत्ति विधि कहलाती है। तो देखिए कि यह विधि अर्थबोध विधि का ही थोड़ा सा व्यापक रूप है। कैसे, अर्थबोध विधि में तो केवल कठिन या नए शब्द का अर्थ मात्र स्पष्ट किया जाता है, लेकिन इस विधि में, व्युत्पत्ति विधि में, अर्थ स्पष्ट करने के साथ साथ शब्द की रचना का ज्ञान भी करवा दिया जाता है। अर्थ बताने के साथ साथ बच्चों को शब्द की रचना भी बता दी जाए, वही व्युत्पत्ति विधि है। जैसे एक शब्द आ गया कृतः, अब इसका अर्थ तो होता है किया हुआ, कृतः यानी किया हुआ। ये शब्द कैसे बना, तो क्री धातु में तय प्रत्यय जुड़ने से कृतः बना है, ये रचना और बता दी, यही व्युत्पत्ति विधि है। ऐसे कृतवान का अर्थ भी होता है किया हुआ, ये कैसे बना कि क्री धातु में तवतु प्रत्यय जुड़ने से कृतवान बना, तो ये व्युत्पत्ति हो गई। कुरुवन, इसमें भी अर्थ होता है करते हुए, और इसकी रचना क्री धातु में सत्री प्रत्यय के जुड़ने से कुरुवन बना। कुरुवाण है का अर्थ भी होता है करते हुए, शब्द कैसे बना, क्री धातु में सानच प्रत्यय जुड़ने से कुरुवाण है बना है। तो शब्द है कर्ता, कर्ता कैसे बनता है, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, और रचना हुई है क्री धातु में त्रिच प्रत्यय जुड़ने से। कृति का अर्थ होता है रचना, और इसकी रचना कैसे हुई, क्री धातु में 3 प्रत्यय जुड़ने से कृति बना है। ऐसे कर्तव्य है का अर्थ है करना चाहिए, ये क्री धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ने से बना है। करणीय है करने योग्य या करना चाहिए, ये क्री धातु में एनियर प्रत्यय के जुड़ने से बना है। कृतवा करके, अर्थ होता है करके,
क्री धातु में तवा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। विकृत्य का अर्थ भी होता है करके, ये वि उपसर्ग है, क्री धातु है, लेप प्रत्यय है, इससे मिलकर के विकृत्य बना है। ऐसे ही कर्तुम, कर्तुम कैसे बना है तो इसकी रचना देखें तो क्री धातु में तुमुन प्रत्यय है, अर्थ है करने के लिए। कार्य शब्द का अर्थ है काम, क्री धातु में न्यथ प्रत्यय जुड़ने से कार्य बना है। कर्णम तो क्री धातु में लुट जुड़ने से कर्णम बना है। उपकार है, उप उपसर्ग है, क्री धातु है, घय प्रत्यय है। ऐसे पहले शब्द का अर्थ बताया जाता है और अर्थ बताने के बाद उसकी रचना बताई जाती है, वही व्युत्पत्ति विधि है। इस विधि का प्रयोग कौन से स्तर पर होता है तो यह विधि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए प्रयोग में ली जाती है। अब जब हम अर्थ भी बताएंगे, शब्द की रचना बताएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो समय एवं श्रम अधिक लगने के कारण शिक्षक इसमें रुचि नहीं लेते हैं, जिससे इसका कम प्रयोग किया जाता है। व्युत्पत्ति विधि में प्रायः निम्नलिखित भाषिक तत्वों को अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है। जो भी हम ऊपर बता रहे हैं, कभी उपसर्ग कभी प्रत्यय बता रहे हैं, तो कौन से भाषा तत्व इसमें अलग किए जाते हैं। कभी उपसर्गों को अलग करना, कभी प्रत्ययों को अलग करना, कभी सुबंत शब्द की ये शब्द है या सर्वनाम शब्द है, संज्ञा है या सर्वनाम है, ये बता दिए जाते हैं। जैसे रामेण कि राम शब्द में टा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सर्वेशाम ये सर्वनाम शब्द है, जो सर्व में आम प्रत्यय षष्ठी का बहुवचन है। कभी संधि विच्छेद करके, कभी तिगंत धातु, तिगंत क्या है, पठंती की पठ धातु में जी प्रत्यय जुड़ने से बना है। सेवते सेव धातु में तय प्रत्यय जुड़ने से बना है। ऐसे धातु रूपों की रचना का ज्ञान करवाया जाता है। संधि विच्छेद करके या समास विग्रह करके भी हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये माध्यमिक स्तर की विधि है, व्युत्पत्ति विधि। फिर आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, शिक्षक जो भी गद्य पाठ पढ़ा रहा है उस पर छोटे छोटे प्रश्न बनाता है। वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, अति लघुत्रात्मक भी हो सकते हैं। शिक्षक वह प्रश्न छात्रों से करता है, छात्र उत्तर देते जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरे पाठ का विकास हो जाता है। छात्र भी सक्रिय रहेंगे, शिक्षक भी सक्रिय रहता है। इस तरीके से दोनों की सक्रियता इसमें बनी रहती है। माध्यमिक स्तर पर यही विधि श्रेष्ठ विधि भी मानी जा सकती है। इसका सबसे पहले प्रतिपादन एक यूनानी दार्शनिक हुए थे सुकरात। सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था, जिसके कारण इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो देखिए क्या है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे गद्य पाठ के प्रत्येक गद्यांश पर अथवा प्रत्येक पंक्ति पर छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ या अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की रचना करता है और उन्हीं प्रश्नों के द्वारा पूरे पाठ का विकास कर दिया जाता है। वही प्रश्नोत्तर विधि है। इस विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, दोनों सक्रिय रहते हैं। तो इसका ये एक तरह से गुण या लाभ हो गया, दोनों की सक्रियता इसमें बनी रहती है। माध्यमिक स्तर पर पहले तो व्युत्पत्ति विधि पढ़ा था, अब प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए यही विधि यानी प्रश्नोत्तर विधि ही सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। फिर किसी पद अपन गद्य को पढ़ा रहे हैं तब तो इसको प्रश्नोत्तर कह देंगे। यदि कोई पद्य या कविता अपने पास में है, उस कविता को अगर प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो वहां इस प्रश्नोत्तर विधि का ही नाम बदल जाता है और कविता में इसको दंडान्वय विधि या खंडान्वय विधि के नाम से पुकारा जाता है। तो किसी कविता पद्य को पढ़ाते समय प्रश्नोत्तर विधि का नाम क्या हो जाता है, दंडान्वय खंडान्वय। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रतिपादन किसने किया था तो सबसे पहले एक यूनानी दार्शनिक वे थे सुकरात। सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था, जिसके कारण इसको सुकराती विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए दो विधियां हैं, व्युत्पत्ति विधि या प्रश्नोत्तर विधि, और दोनों में प्रश्नोत्तर विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। अब उच्च स्तर की बात करें तो उच्च स्तर पर हमने 3 विधियां लिखी हैं। पहली व्याख्या विधि, दूसरी टीका विधि, एक प्रसंग विधि। व्याख्या विधि क्या है, इसका विवरण पहले अपन व्याकरण शिक्षण में ही सारा पढ़ चुके हैं। व्याकरण शिक्षण के समय व्याख्या के बारे में कि व्याख्या क्या है, उसके कितने भेद उपभेद होते हैं, तो 6 भेद अपने पढ़ी, ब्राउन के अनुसार 5 भेद माने जाते थे। वहां से हम इस व्याख्या का पूरा विवरण पढ़ सकते हैं। इसके बाद में लेते हैं टीका विधि। देखिए टीका विधि क्या है।
तो यह विधि टीका क्या है, आपने यदि कभी संस्कृत से नाता रखा हो तो संस्कृत के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों के ऊपर व्याख्या के रूप में अन्य ग्रंथ लिखे जाते हैं जिनको टीका ग्रंथ कहते हैं। जैसे कालिदास एक महान कवि हुए और कालिदास के लगभग सभी ग्रंथों पर टीका लिखी श्री मल्लीनाथ जी ने। तो इस तरीके से उनकी व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ होते हैं उन्हीं को टीका कहते हैं। टीका में और व्याख्या में क्या अंतर है कि व्याख्या में तो जो है शिक्षक जितना भी विस्तार करना चाहे अपनी इच्छा से चाहे जितना विस्तार कर सकता है, लेकिन टीका में विस्तार नहीं होता, जितना आवश्यक होता है उतना ही बताया जाता है, अर्थ भी बताया जाता है, उसकी व्युत्पत्ति आदि की रचना भी की जाती है, साथ में कुछ समालोचनात्मक दृष्टिकोण भी ले लिया जाता है, वही टीका विधि है। तो देखिए क्या है टीका विधि। यह विधि व्याख्या विधि का ही एक अंग मानी जाती है, अलग से को नहीं, व्याख्या के साथ में इसको जोड़ा जा सकता है। व्याख्या विधि में तो शिक्षक चाहे जितना विस्तार कर सकता है, परंतु टीका विधि में जितना आवश्यक होता है उतना ही बतलाया जाएगा, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बताया जाता। व्याख्या करने की यह प्राचीनतम विधि भी मानी जाती है। प्राचीन काल में ऐसे टीका ग्रंथ लिखे जा रहे थे जिससे ये संस्कृत गद्य साहित्य की प्राचीनतम विधि मानी जाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी साहित्य लिखा गया है उस पर कोई ना कोई टीका अवश्य लिखी गई है, तो वही टीका विधि हो जाती है। देखिए अपन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भाष्य ग्रंथ लिखे गए हैं, कहीं टीका ग्रंथ लिखे गए हैं, तो टीका और भाष्य दोनों इसमें आ जाते हैं। जैसे वेदों के ऊपर सायण का भाष्य मिलता है, पतंजलि का भी महाभाष्य में प्राप्त होता है, गीता के ऊपर आचार्य शंकर के द्वारा भाष्य ग्रंथ लिखा गया था, कालिदास की रचनाओं पर श्री मल्लीनाथ जी ने अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो टीका व्याख्या का ही एक अंग है। व्याख्या में चाहे जितना विस्तार होता है, लेकिन टीका में जितना आवश्यक हो उतना ही बताया जाता है। और क्या है, टीका विधि में टीकाकार है वो स्थान स्थान पर अपना समालोचनात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है कि ये चीज सही है या गलत है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये समालोचनात्मक दृष्टिकोण भी टीका विधि में अपनाया जाता है। इस विधि से में टीकाकार के द्वारा गद्य या पद्य की साहित्यिक और व्याकरण संबंधी हर प्रकार की व्याख्या कर दी जाती है। शब्द कैसे बना उसका व्याकरणात्मक ज्ञान भी दिया जाएगा, उसका अर्थ भी बताया जाएगा और उस अर्थ का स्पष्टीकरण भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से अमरकोश कोश विधि भी इसमें काम करती है, वाक्य प्रयोग विधि भी काम करती है, तो व्युत्पत्ति रचना विधि भी इसमें मिल जाती है। इस विधि का प्रयोग कौन से स्तर पर होगा, तो उच्च स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर नहीं होगा। उच्च स्तर पर यदि हम गद्य पढ़ा रहे हैं तो वहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, गद्य शिक्षण की एक और विधि है और वो विधि आती है प्रसंग विधि। प्रसंग विधि क्या है कि ये विधि भी व्याख्या विधि का ही एक अंग है। टीका भी व्याख्या का अंग है और प्रसंग भी व्याख्या विधि का ही एक अंग है। मान लीजिए शिक्षक व्याख्या विधि से कोई गद्य पाठ पढ़ा रहा था, पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई शब्द आ गया और शिक्षक ने उस शब्द के प्रसंग से संबंधित कोई कहानी कथा बच्चों को सुना दी, तब वो विधि प्रसंग विधि के नाम से जानी जाएगी। हम एक पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ाते पढ़ाते एक शब्द आ गया भागीरथी। भागीरथी का अर्थ होता है गंगा। अब गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं, इसके पीछे जो कथा है राजा सगर की और भगीरथ के द्वारा लाने का प्रयास किया गया कि राजा भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को इस धरती के ऊपर वो लेकर के आए थे, इसलिए भगीरथ के प्रभाव के कारण या भगीरथ के द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया। ऐसा प्रसंग बच्चों को बता दिया जाता है, तो वही प्रसंग विधि कहलाती है। लेकिन ये अलग से काम में नहीं ली जाती, व्याख्या के साथ जोड़ करके ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह विधि भी व्याख्या विधि का ही एक अंग मानी जाती है। किसी भी गद्य पाठ को पढ़ाते समय जब शिक्षक उस पाठ में आए हुए शब्द से संबंधित कोई कथा बच्चों के सामने कक्षा में प्रस्तुत कर देता है, तब वो विधि प्रसंग विधि के नाम से जानी जाती है। जैसे भागीरथी शब्द का अर्थ होता है गंगा, लेकिन इस अर्थ को स्पष्ट करते समय राजा भगीरथ के द्वारा देव नदी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाई जाने की जो कथा है, वो कथा भी यदि शिक्षक कक्षा में सुना देता है, तब वह विधि प्रसंग विधि के नाम से जानी जाती है।
फिर इस विधि का गद्य शिक्षण में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अभी मैंने बताया केवल व्याख्या विधि के साथ जोड़ करके ही इसे काम में लिया जा सकता है, अलग से इसका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। प्रसंग में कौन कौन सी चीजें आ सकते हैं, कितने प्रकार के प्रसंग हो सकते हैं। कभी तो ऐतिहासिक प्रसंग हम सुना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं शिखंडी आ गया कि शिखंडी कौन था, तो शिखंडी अपने पूर्व जन्म में एक अंबा है, उस अंबा का ही दूसरा रूप शिखंडी जो राजा द्रुपद के यहाँ पैदा हुआ तो वो शिखंडी बना, ऐसी कहानी सुना दी। भौगोलिक प्रसंग की भौगोलिक प्रसंग कैसे कि कहीं नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, कैसे थे, किस प्रकार उनका एक संचालन होता था, तो उनकी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान करवा देना भौगोलिक प्रसंग हो गया। साहित्यिक प्रसंग भी हो सकता है, कहीं वेदांग शब्द आ गया। बृहत्त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आ जाती हैं, जैसे बृहत्त्रयी में अपन शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम जोनियम आदि को ले लेते हैं, या नेषधि चरितम आदि को ले लेते हैं। तो इस तरीके से 6 वेद कौन से हैं, बृहत्त्रयी में रचनाएं 3 कौन सी हैं, ये साहित्यिक प्रसंग हो गया है। कहीं नाट्य शास्त्र के संबंधित कोई शब्द आ गया कि नायक के 4 भेद कौन कौन से हैं, नायिकाओं के भेद कौन से होते हैं, ऐसे शब्द बीच में उच्च स्तर पर आ सकते हैं, तो वहां इनका विश्लेषण करते हैं, तो वो विधि ही प्रसंग विधि के नाम से जानी जाती है। तो उच्च स्तर पर व्याख्या, टीका और प्रसंग 3 विधियां हो सकती हैं। तीनों में श्रेष्ठ कौन सी रहेगी, ऐसा प्रश्न आ जाए तो व्याख्या विधि को सही मानना है, व्याख्या विधि ही वहां श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो ये गद्य शिक्षण की अलग अलग विधियां मानी जाती हैं, इनका हम प्रसंग के अनुसार प्रयोग करते हैं, स्तर के अनुसार प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें आगे के वीडियोस तुरंत देखने के लिए।